दोस्तों, तो फटाफट से रूल नंबर 43 को दोबारा से देख लेते हैं। ऑल्दो हमने पहली बार में इसको समझ लिया है, सिंपल सी एनालिसिस है कुछ एग्जांपल के साथ, तो फटाफट से इसको करके भी खत्म करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है क्या, रूल 43 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स प्रोवाइड द मेथोडोलॉजी फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स एंड रिवर्सल ऑफ इनएलिजिबल क्रेडिट एज फॉलोज। ठीक है, तो रिवर्सल का मतलब वही है, रिवर्सल को आप ऐसा समझिए कि आईटीसी में रिवर्सल तो हम कर नहीं रहे, नहीं, हम उसको कैलकुलेट करके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पार्ट बना रहे हैं। दैट आल्सो मींस रिवर्सल ऑफ इनएलिजिबल क्रेडिट। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, डिटरमाइन कॉमन क्रेडिट विच इज टीसी ऑन कैपिटल गुड्स एंड एज अंडर। सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉमन क्रेडिट निकालना है। आइडेंटिफाई इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स यूज्ड इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस ऑन मेकिंग एग्जाम सप्लाईज एंड डिक्लेयर द सेम इन 2 GSTR 2। सच अमाउंट विल नॉट बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो ये अमाउंट जो होगा हमारा, जो नॉन बिजनेस पर्पस या एग्जाम सप्लाई का होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पार्ट नहीं बनता, विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर दैट पर्पस। नाउ अगला है एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज, उसको भी डिक्लेयर करेंगे 2 के अंदर, 3B के अंदर, और ये जो अमाउंट होगा ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में का पार्ट बनेगा, मतलब उसमें ये ऐड हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नाउ तीसरा पॉइंट आता है जिसके अंदर हम बात करेंगे कॉमन क्रेडिट्स की। तो आइडेंटिफाई इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स नॉट कवर्ड अंडर 1 and 2 अबव। ऊपर के 1 और 2 में ये कवर नहीं हो रहा है। दैट इज द कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड इंटेंडेड टू बी यूज्ड कॉमनली फॉर मेकिंग टैक्सेबल एंड और जीरो रेटेड सप्लाईज एज वेल एज एग्जाम सप्लाईज एंड और नॉन बिजनेस पर्पस। ठीक है, मतलब सभी चीज के लिए यूज किए जा रहे हैं, ये वो इनपुट्स हैं, वो कैपिटल गुड्स हैं, तो इसको कहा जाएगा हमारा कॉमन। आगे एंड इसको क्या डिनोट करेंगे हम, ए से डिनोट करेंगे। सच अमाउंट एज रिफ्लेक्टेड ऑन द इनवॉइस विल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब ये जो ए हमने डिनोट किया, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भेज दिया, क्रेडिट कर दिया, मतलब हमने आईटीसी इसका ले लिया। अब अपने को क्या करना है, या तो आईटीसी माइनस कर दो, रिवर्सल कर दो, या फिर जितना भी इनएलिजिबल होगा उसको बना दो क्या, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पार्ट, तो भी बात एक ही है। ठीक है सर, द यूजफुल लाइफ ऑफ सच कैपिटल गुड्स विल बी टेकन एज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। यूजफुल लाइफ जो होगा कैपिटल गुड्स का, वो कितना लेके चलना है अपने को, 5 साल का। मंथ में बात करें तो 60 months। नाउ चेंज फ्रॉम एक्सक्लूसिव यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस एग्जेम्प्ट सप्लाईज टू कॉमन यूज। तो ये हमने देखा था कि अगर चेंज हो जाए, मतलब कि पहले वो कैपिटल गुड जो था वो एक्सक्लूसिवली यूज किया जाता था नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो हमारा इनएलिजिबल था। लेकिन अब अगर उसको हम कॉमन यूज के लिए अगर यूज करने लगते हैं उस कैपिटल गुड्स को, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हमने क्या देखा था कि where capital goods which were initially covered under 1 above get subsequently covered under 3, credit input tax in respect of the same denoted as A in the electronic credit ledger। कह रहा है उसको भी कहां डाल दो, A का डोनेट करते हुए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, ये तो हमने कर दिया पूरा का पूरा, लेकिन जिस पीरियड में वो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ था उतने पीरियड का तो हमारा आईटीसी इनएलिजिबल है। तो उसको क्या करेंगे, उसको हम कैलकुलेट करके उसको पार्ट बना लेंगे कहां का, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का। अगेन मैं सेम चीज कह रहा हूं जैसे आपने बचपन में पढ़ा है कि भैया परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस किया जा सकता है, या फिर उसको हम क्रेडिट में भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। तो सेम जरिए यहां पे भी है कि भैया या आईटीसी में से रिवर्सल करने का मतलब है कि या तो आईटीसी में से माइनस कर दो, या फिर उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का बात बना दो, पार्ट बनाओ, बात एक ही है। ठीक है, चलिए, तो इनएलिजिबल कितना होगा, साइमल्टेनियसली कंप्यूट करेंगे इनएलिजिबल क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच सच कैपिटल गुड्स वर यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस मेकिंग एग्जाम सप्लाईज। कैसे, एट द रेट 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, एंड डिनोट करेंगे उसको TIE, टाई। अच्छा जी, एड सच टाई टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ये जो टाई होगा ये कहां चला जाएगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पार्ट बनेगा ऑफ द टैक्स पीरियड इन विच क्रेडिट ऑन सच कैपिटल गुड्स इज क्लेम। ठीक है सर, तो सिंपल सी बात होगी, 5% पर क्वार्टर आपको समझ में आ गया था कि अगर हमारा कोई भी एसेट है वो शुरू के हमने सपोज करो 9 महीने हमने यूज किया है उसको नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, और उसके बाद हम उसको लेके आ गए कॉमन पर्पस के लिए, तो 9 महीने अगर यूज किया तो उसका मतलब क्या होगा, 5% पर क्वार्टर, 5 तो 15% आपको निकालना पड़ेगा उस आईटीसी का, जो कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। अगर 10 महीने यूज किया तो इसका मतलब क्या हो गया कि 9 महीने तो पूरे हो गए, मतलब 3 क्वार्टर तो पूरा हो गया, और 1 हो गया उसका पार्ट दे रहा, तो उसका भी 5% ही लिया जाएगा। दैट मींस कि वहां पे 20% हो जाएगा, 11 मंथ पे भी 20%, 12 मंथ पे भी 20%। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है कि जितना पीरियड वो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ था, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से उसको एलोकेट करते हुए आपको टैक्सेबल बना देना है, मतलब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में वो ऐड कर देना है। नाउ ऐड टुगेदर द अमाउंट्स ऑफ ए, ऐसे ए के जितने भी अमाउंट्स होंगे उन सभी को जोड़ो, credited in electronic credit ledger in respect of common capital goods whose useful life remains during the tax period to arrive at common credit TC। मतलब इन सभी को ऐड करो जिसकी यूजफुल लाइफ अभी बची हुई है, मतलब ऐसे एसेट जिसके भी 5 साल पूरे नहीं हुए थे। ठीक है, तो उन सभी एसेट्स को जब हम टोटल करेंगे तो हम एक कॉमन अमाउंट निकाल पाएंगे जिसको हम कहेंगे TC, कॉमन क्रेडिट है, जो कि हमारा कैलकुलेट आएगा सभी एज वाले अमाउंट को जोड़ने के बाद। ठीक है सर, TC आ गया। अब क्या करना है,
इसी के अंदर एक पॉइंट ये भी आया था कि चेंज फ्रॉम एक्सक्लूसिव यूज फॉर टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज टू कॉमन यूज। मतलब क्या हुआ कि सेकंड वाले क्लॉज से अगर वो थर्ड क्लॉज में आ रहा है, पहले हमने देखा कि ए वाले क्लॉज से सी क्लॉज में आ रहा है विच इज नॉन बिजनेस पर्पज से कॉमन में आ गया। अब क्या कह रहा है कि एक्सक्लूसिवली यूज था टैक्सेबल सप्लाई के लिए, अब वो आ गया कॉमन यूज के अंदर। तो उस केस में क्या होगा, तो वेयर कैपिटल गुड्स विच वर इनिशियली कवर्ड अंडर 2 above gets subsequently covered under 3, ऐड करना है इनपुट टैक्स क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम टू बी टू एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टीसी। मतलब टीसी जो हम निकाल रहे हैं उसके अंदर उसका जितना भी हमने आईटीसी क्लेम कर लिया है, क्योंकि वो तो पहले हमारा था क्लेम करने के योग्य, पहले टैक्सेबल उससे सप्लाई होती थी तो हमने उसका आईटीसी क्लेम कर लिया होगा। तो जितनी भी आईटीसी आपने क्लेम कर ली है वो सारी की सारी आपकी क्या हो जाएगी, टीसी का पार्ट बन जाएगी। वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, आपकी टीसी का पार्ट हो जाएगी। मतलब कुल मिला के जितना भी उसका आईटीसी था वो टीसी का पार्ट बन जाएगा आपका। नाउ स्टेप 2, determine common credit during the useful life of capital goods for a tax period as under denote the same as TM। अब हमें कॉमन क्रेडिट को टुकड़ों में लेके आना है, मतलब उस टैक्स पीरियड में बांटना है जिस मंथ का हम पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, तो उसको हम टीएम के नाम से लेंगे। और टीएम बेसिकली क्या हुआ कि हमने जितना भी क्रेडिट था हमारे पास उसको मंथ में लेके आ गए कि एक मंथ का कितना होता है जितना हमें यूज कर लेना चाहिए। तो एक मंथ का मतलब कि 60 से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा टीएम निकल के आ जाएगा। नाउ अब ये टीएम क्या है कि टोटल क्रेडिट का एक मंथ का क्रेडिट है, टोटल आईटीसी का एक मंथ का क्रेडिट है, जिससे कि हमारे दोनों टाइप के गुड्स बने होंगे, नॉन बिजनेस पर्पस भी और बिजनेस पर्पस भी। अब हमें क्या करना है कि हमने पूरे का आईटीसी तो ले लिया, हमने क्या करना है नॉन बिजनेस पर्पस का पार्ट निकालना है, मतलब एग्जेम्प्ट वाले का पार्ट निकालना है। और उस एग्जाम वाले पार्ट को कहां लेके जाना है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर। उस एग्जाम वाले पार्ट को कहां लेके जाना है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर। तो अब इसी टीएम को हम अपोर्शन करेंगे कॉमन क्रेडिट को एट्रीब्यूटेबल टू द एग्जाम सप्लाई एज अंडर। तो ये सेम टू सेम वैसा ये रूल 42 की तरह कि टीएम है हमारा, ये बेसिकली टीआर, ये टीआर जो है ये टीएम ही है। ये हमने पीछे देख लिया था, टीआर पहले लिखा जाता था क्लॉज एफ के अकॉर्डिंग, जो कि ओमिट कर दिया गया है। तो टीआर निकालने का कोई तरीका बचा नहीं, तो टीआर की जगह आपका टीएम ही रिप्लेस हो जाता है प्रैक्टिकली। ठीक है सर, और उसको मल्टीप्लाई करो ई डिवाइड बाय एफ, मतलब एग्जैक्ट और टोटल टर्नओवर के बीच में उसको प्रोपोर्शनेटली हम बांट देंगे, तो वो हमारा कहलाएगा टीई। ठीक है जी, एग्जाम्प्ट वाले का क्रेडिट हमारा निकल के आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, ई का मतलब क्या है एग्जाम सप्लाई, टी एफ का मतलब क्या है हमारा टोटल टर्नओवर। टीएम इज टू बी कंप्यूटेड ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स विच इज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। नॉर्मल सी बात होगी कि टीएम जो निकाला जाता है वो यूजफुल लाइफ में निकाला जाता है, जो कि जनरली कितना होता है 5 साल हमारा लिया जाता है। इफ द रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट हैव एनी टर्नओवर ड्यूरिंग द सेट टैक्स पीरियड और द अबव इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, द वैल्यूज फॉर लास्ट टैक्स पीरियड में बी यूज्ड। ये चीज आपने रूल 42 में पढ़ी, रूल 43 में भी पढ़ी कि भैया जिस पीरियड हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस पीरियड का अगर कोई टर्नओवर ना हो तो हम लास्ट पीरियड का टर्नओवर भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है, तो 4 बातें थी जो आपकी इंक्लूड होती थी, आरसीएम वाली, रिवर्स सप्लाई, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, ये आपकी 4 बातें इंक्लूड होती है। कंडीशन इसकी यही थी कि वेयर व्हेन एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड ईदर आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ये आपका सेल ऑफ बिल्डिंग का कंडीशन है। ठीक है सर, Thus, ITC attributable to such supply will need to be reversed। तो इसका जो ITC उसको रिवर्स करने की जरूरत है, इसलिए एग्जाम सप्लाई के अंदर ये इंक्लूड होकर आपका चलता है। कौन से ऐसे सप्लाईज हैं जो कि आपके एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड नहीं होते, तो आपने देखा था क्या इसके अंदर कि ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज वैसी वाली, ये ऑल्दो हमने रूल 42 में सेम टू सेम पढ़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज वैसी वाली जो कि शेड्यूल 3 का पार्ट होती है, वो आपके इसको एक्सक्लूड होकर चलेगी, एक्सेप्ट कौन सा वाला जो अभी आपने इंक्लूड वाले में जोड़ दिया था, विच इज व्हाट, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, जो कि आपका पॉइंट 2 में ऊपर कवर हो गया है। ठीक है सर, और क्या एक्सक्लूड होगा, दूसरा पॉइंट आया था आपका क्या कि सप्लाई ऑफ सर्विस, जिसके अंदर आप लोन्स डिपॉजिट्स वगैरह देते हो और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट मिलता है एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, लेकिन ये एक्सक्लूड होगा फॉर ऑल एक्सेप्ट बैंकिंग या फिर एनबीएफसी वगैरह के लिए। मतलब यही काम अगर आपकी बैंकिंग या एनबीएफसी वगैरह करेंगी तो उस केस में ये आपका क्या होगा, इंक्लूड होके चलेगा, लेकिन बाकी सभी के लिए एक्सक्लूड होता था। और तीसरा आपने देखा था क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम अ कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। मतलब कस्टम स्टेशन से उसको बाहर से बाहर ही लेके चले गए और उसके ट्रांसपोर्टेशन की अगर कोई सर्विस दी गई है तो उसका जो वैल्यू ऑफ सर्विस होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, वो भी आपका एक्सक्लूड होके चलेगा। तो आईटीसी इनके ऊपर एट्रीब्यूट नहीं होता, इसलिए रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं है। Thus, ITC attributable to such supply need not to be reversed. Now, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई में हमने क्या देखा था कि भैया एग्रीगेट वैल्यू निकालो, चाहे एग्जाम सप्लाई का चाहे टोटल टर्नओवर का, आपको उसके अंदर से जो ड्यूटीज या टैक्सेस वगैरह हैं वो आपको हटा के चलने होते हैं। वो कौन से हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स या वैट। ये बेसिकली वो वाले टैक्सेस वगैरह हो गए जो कि अभी जीएसटी की परव्यू में नहीं आए हैं, जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह, तो उनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है या ओपीएम वगैरह पे जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगाती है, वो जब भी आप एग्रीगेट वैल्यू निकालोगे एग्जाम सप्लाई का या टोटल टर्नओवर का, मतलब E/F जब भी कैलकुलेट करोगे तो इस टाइम पे आपको इन ड्यूटीज वगैरह को लेस करके चलना है, एक्सक्लूड करके चलना है।
अमाउंट ऑफ टाई एंड टीई, जो टाई है हमारा और टीई है, ये दोनों के दोनों कंप्यूट कैसे किए जाएंगे? सेपरेटली फॉर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, और डिक्लेयर किया जाएगा कहां पे? 3B के अंदर। नॉर्मल सी बात है कि जितनी भी इस टाइप की एलिजिबिलिटी है, इन एलिजिबिलिटी वाली हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो अलग अलग कर रहे हैं, सीजीएसटी का अलग, एसजीएसटी का अलग, यूटीजीएसटी का अलग और आईजीएसटी का अलग। नाउ द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या ली जाएगी? मतलब एग्जाम सप्लाई में जुड़ेगा, ये हमने ऊपर पढ़ लिया, लेकिन जुड़ेगा तो उसमें फिगर कितना आएगा? तो वो वाली फिगर आएगी, वो वाली वैल्यू आएगी जो आपने लिया था स्टैंप ड्यूटी पे करने के लिए। और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो हमने देखा कि सिक्योरिटी की ट्रांजैक्शन भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई के अंदर जुड़ता है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी? तो वैल्यू क्या कहा जा रहा है कि उसकी होगी 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी। जो भी सिक्योरिटी के अंदर ट्रांजैक्शन की जा रही है उसका आप 1% निकालोगे और एग्जाम सप्लाई में उसको ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये तो कुछ क्लैरिफिकेशंस हो गए, नोट्स हो गए। नाउ रेस्ट्रिक्ट इनएलिजिबल क्रेडिट, एड टीई, जो टीई हमने निकाला था, जो प्रोपोर्शन था हमारा एग्जाम सप्लाई का, उसको हम ऐड करेंगे। कहां पे ऐड करेंगे? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट ड्यूरिंग एवरी टैक्स पीरियड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स कंसर्न। मतलब कि भैया जो भी पीरियड हमारा होगा यूजफुल लाइफ का, उसके टैक्स पीरियड के बीच में जो भी डिफरेंस निकल के आएगा, उस पीरियड का आपको उसके अंदर इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी आगे। अगला है हमारा, ये हमने कवर कर लिया था जो बैंक्स के लिए ऑप्शनल मेथड था। तो बेसिकली अब देखो क्या है, अब मैं आपको और शॉर्ट में थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अभी भी अगर मैं आपकी जगह पे आके देखूं तो आपको ये 100% क्लियर नहीं हुआ होगा। रीजन भी क्योंकि आपने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं देखे अभी तक आपने इसके क्वेश्चंस नहीं देखे कि क्वेश्चंस में अगर इसको डील किया जाए तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये इंटरेस्ट कैसे लग रहा है, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, ये आपको एक्चुअल में तभी समझ में आएगा ये इंटरेस्ट वाला पार्ट की किस तरीके से ऐड हो रहा है, जब आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसको रिलेट करोगे और आप कैलकुलेट करके निकाल पाओगे कि किस तरीके से पीरियड लेना है। ठीक है, टीआईई टीई ए कौन सा वाला था, कैसे वो हाफ पीरियड में उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा बी क्लॉज से सी क्लॉज में या ए क्लॉज से सी क्लॉज के अंदर। मतलब कि जो एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा था बिजनेस पर्पस के लिए वो चला गया कॉमन यूज के लिए, एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा था टैक्सेबल सप्लाई के लिए चला गया कॉमन यूज के लिए। तो उस केस में किस तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी, थ्योरेटिकली मैंने कोशिश की आपको समझाने की। होपफुली आपको काफी हद तक समझ में ये आ गया होगा, लेकिन 100% की गारंटी मैं खुद नहीं कह रहा हूं कि आपको 100% समझ में आया होगा। रीजन भी क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिया गया है, ना ही मैंने आपको इलस्ट्रेट करके भी बताया। ठीक है, तो क्या ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा? देखो इंटर लेवल पे लेस इंपॉर्टेंट है, वो एक अलग मुहावरा है, अलग बात है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। मतलब एट दी एंड आप देखोगे इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस भी है। मैं कोशिश करूंगा कि इसी जब इस वाले सेक्शन का एंड हो तो मैं करा दूं, नहीं तो एट दी एंड तो पक्का कराया ही जाएगा। तो उस टाइम पे जब आप इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखोगे कि भैया ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब रूल नंबर 43 के कॉन्सेप्ट के बेस्ड किस तरीके से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ प्रैक्टिकल चर्चा भी होगी, कुछ थ्योरेटिकल चर्चा भी होगी, तब जाके आप इसको रूल 43 के एक्चुअल अहम को समझोगे। फिलहाल के लिए बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा सा कम समझ में आया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना समझ में आया उतने को माइंड में रखो। और जब यही चैप्टर, ज्यादा रुकने नहीं कहा जा रहा आपको, यही चैप्टर जब एंड हो जाएगा तो जब इसके एंड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब इसको और एक बार संयम से सुन लेना, समझ लेना। तब भी समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि तब भी समझ नहीं आएगा। तब आप एक्चुअल में समझ पाओगे कि रिलेट कैसे करना है। ये मॉड्यूल में इनकम्प्लीट दिया हुआ है, ये आपको बहुत शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में यहाँ पे समझा दिया गया है। इसको काफी लेंथी तरीके से कवर कराया जाता है फाइनल के अंदर। ठीक है, शॉर्ट दिया गया है, मैं भी आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाह रहा, इसलिए मैं मतलब अपने मन गणत आपको एग्जांपल्स यहाँ पे नहीं देना चाह रहा हूं, ताकि ये शॉर्ट और प्रिसाइज ही रहे, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इंटर लेवल पे काफी कम है। स्टिल प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम इसको डील करेंगे तो आपको जो क्लैरिटी अगर कुछ बच रही है तो वो भी वहां पे क्लियर हो जाएगा। कोशिश करना मुझे बताने की कमेंट में कि आपको कितने परसेंट ये समझ में आया है। 100% मुझे लग रहा है नहीं आया होगा, किसी को अगर आ गया तो भी बताएं, या फिर कितने परसेंट आया है। 50 से कम ऊपर रखना यार, क्योंकि 50 से नीचे तो कोई सेंस नहीं बनता। 50% तो समझ में आया ही होगा एट एनी केस। तो मुझे बताना कमेंट करके कितने परसेंट आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं, या अभी भी कोई डाउट है। जो भी डाउट होगा वो भी आप मेंशन करना, कोशिश करूंगा मैं आने वाले वीडियो में उसको कवर अप करने की। एट द एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन तक तो मैं उसको कवर अप करा ही दूंगा एट एनी कॉस्ट। चलिए जी, तो दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 43। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर हम बात करेंगे बचा हुआ टॉपिक विच इज सेक्शन 17 का सबसेक्शन नंबर 5 ब्लॉक्ड क्रेडिट, जो कि अपने आप में थोड़ा सा लेंदी है। छोटे छोटे पार्ट्स में इसको समझेंगे बट क्लियर हो जाएगा आपको। इंपॉर्टेंट है ये पूरा एरिया इंपॉर्टेंट था। सेक्शन नंबर 17 पूरा इंपॉर्टेंट था। रूल जो इसके पूरे थे 38 हो चाहे 42 हो चाहे 43 हो, ये सभी के सभी एक हाई लेवल की इंपॉर्टेंस है। ऑल्दो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उसमें से भी बहुत मेजर और बहुत हाई और बहुत क्वालिटी वाला एरिया चल रहा था, इसलिए इसको थोड़ा सा हमने और डिटेल और पार्ट्स के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि क्लैरिटी में कोई दिक्कत ना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन स्टे कनेक्टेड।